अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल पर तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलर अथॉरिटी के मतलब, ठीक है। ये सीनियर ऑडिटर से रिलेटेड हमारे पास टेस्ट है। एफपीएससी ने अभी जो है टेस्ट कंडक्ट करने हैं, तो इसमें सीनियर ऑडिटर से रिलेटेड जितने भी आज सबसे पहला टॉपिक है प्रोक्योरमेंट रेगुलर अथॉरिटी का। इससे पहले मैंने पीपीआरए के से मुतालिक जो है वीडियो जो मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई हैं, एमसीक्यू से रिलेटेड भी और टॉपिक्स वाइज भी इन डिटेल में मैंने बहुत सारे टॉपिक्स जो है डिस्कस किए हैं। वो वीडियोस ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दी हैं, वो ऑलरेडी अपलोड है। आप उन वीडियोस को देख के वहाँ से तैयारी कर सकते हैं, वहाँ से आप बहुत से इन्फॉर्मेशन आप हासिल कर सकते हैं। आज ये पीपीआरए के एमसीक्यू से रिलेटेड मेरी आखिरी वीडियो होगी। इससे पहले मैंने 3-4 वीडियो जो है अपलोड कर दी है, तो आप मेरे चैनल पे जाके उन वीडियोस को आप देख सकते हैं और उनसे भी आप बहुत सी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। अगर उनमें किसी किस्म की कोई आपको लगता है कि इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं है, कि क्यूरी है, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके तमाम कमेंट्स का रिप्लाई कर दूँ। तो आज हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज पीपीआर से रिलेटेड एमसीक्यूज का लेक्चर नंबर आज हमारा 10 है। तो इस वीडियो में भी बहुत से मैंने कोशिश की कि पूरा पीपीआर का जितना भी टॉपिक्स है वो इसमें मैंने कवर कर दिया। ये हमारी पीपीआर से एमसीक्यू से रिलेटेड जो है आखिरी वीडियोस होगी, ठीक है। इसमें किसी भी किस्म की क्यूरी आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। तो चलते हैं, आज की पहली वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच प्रिंसिपल मेथड ए प्रोक्योरमेंट एजेंसी शैल यूज, के प्रिंसिपल कौन सा प्रिंसिपल मेथड है जिसको प्रोक्योरमेंट एजेंसी जो है वो इस्तेमाल कर सकती है अकॉर्डिंग टू पीपीआर, ठीक है। पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स के मुताबिक प्रोक्योरमेंट एजेंसी कौन सा मेथड अप्लाई करेगी, ठीक है। तो इसमें से राइट आंसर है हमारे पास ओपन कम्पिटिटिव बिडिंग, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू पीपीआर 2004 के कोई भी प्रोक्योरमेंट एजेंसी अगर उसने कोई प्रोक्योरमेंट करनी है, कि कोई भी चीज़ उसने खरीदनी है, तो जिसकी लिमिट के 500,000 से 500,000 तक है या उससे कम है, तो उसने फिर समझिए कि 100,000 से अबव है एंड उसकी लिमिट जो है 500,000 तक है, मैंने 50 लाख तक, ठीक है। तो फिर क्या है कि वो प्रोक्योरमेंट एजेंसी जो उसने ओपन कम्पिटिटिव बिडिंग में देना। ओपन कम्पिटिटिव बिडिंग का मतलब यह है कि एक ऐसा कम्पिटिटिव जिसमें एवरी बिडर को या एवरी जो सप्लायर होता है उसको एक इक्वल चांसेस होता है कि वो उसमें पार्टिसिपेट कर सके। तो किसी भी गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट एजेंसी ने अगर कोई प्रोक्योरमेंट करनी है तो उसने ओपन कम्पिटिटिव मेथड के जरिए करनी, यह इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हेन प्रोक्योरमेंट एजेंसी शैल एंगेज इन ओपन कम्पिटिटिव बिडिंग, प्रोक्योरमेंट एजेंसी जो है वो कब ओपन कम्पिटिटिव बिडिंग में इन्वॉल्व हो सकती है या इंगेज हो सकती है, तो उसकी कौन सी वजूहत या कौन सी रीज़न हो सकते हैं जब ओपन कम्पिटिटिव बिडिंग वो करेगी, ठीक है। तो इसमें नंबर 1 है हमारे पास के व्हेन कॉस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मोर देन प्रिस्क्राइब्ड फाइनेंशियल लिमिट इन रूल 42। रूल 42 जो है ये अल्टरनेटिव प्रोक्योरमेंट मेथड से डील करता है, ठीक है। उसमें मुख्तलिफ किस्म के मेथड है कि अगर हमारे पास 100,000 तक लिमिट है तो फिर तो हमने पेटी परचेजेस करनी है, ठीक है। अगर अप टू 100,000 है तो फिर हमने रिक्वेस्ट प्रोक्योरमेंट रिक्वेस्ट जाना है, ठीक है। रिक्वेस्ट में हमने क्या करना है, तो उसमें कोटेशन लेनी होती है, मैक्सिमम 3 कोटेशन हमने लेनी होती है, ठीक है। कि जब भी कॉस्ट किसी चीज़ की फाइनेंशियल लिमिट से इंक्रीज कर जाएगी तब ही प्रोक्योरमेंट एजेंसी ने क्या करना है, कम ओपन कम्पिटिटिव बिडिंग में जाना है। नंबर 1 ये है। नंबर 2 ये कि व्हेन कॉस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू प्रिस्क्राइब्ड फाइनेंशियल लिमिट इन रूल 42, या कि तब प्रोक्योरमेंट एजेंसी ने कम्पिटिटिव बिडिंग में जाना है जब उसके ऑब्जेक्ट की चीज़ जो है उस प्रिस्क्राइब्ड फाइनेंशियल इक्वल है। नंबर बी ये था। नंबर सी हमारे पास कि व्हेन कॉस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट लेस देन प्रिस्क्राइब्ड फाइनेंशियल लिमिट इन रूल नंबर 42, यहाँ कम है। नंबर 4 है हमारे पास के ऑल ऑफ द अबव। तो इनमें से जो है हमने करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो इसमें सबसे पहला इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है ए, के व्हेन कॉस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मोर देन प्रिस्क्राइब्ड फाइनेंशियल लिमिट इन रूल नंबर 42। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शैल इंक्लूड इन द बिडिंग डॉक्यूमेंट्स, बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व या शामिल होती है। तो नंबर ए हमारे पास फॉर्म ऑफ बिड, नंबर 2 है हमारे पास इंस्ट्रक्शन ऑफ बिडर्स, नंबर सी है हमारे पास जनरल और स्पेशल कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नंबर सी है हमारे पास डिलीवरी टाइम एंड क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, ठीक है। तो इनमें से हमारे पास राइट आंसर क्या हो सकता है जी, ये तमाम चीज़ें जो है ये बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में शामिल होती है। तो इसका राइट आंसर हमारे पास है ई, ऑल ऑफ अबव।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोक्योरमेंट एजेंसी हैज राइट टू रिजर्व or can provide preference to national or local supplier or contractors according to the policies of federal government। के प्रोक्योरमेंट एजेंसी के पास ये अख्तियार है या ये राइट है कि वो के लोकल इंटरनेशनल और लोकल सप्लायर्स को या कंट्रैक्टर जो है उनको जो है प्रेफरेंस दे सकती है अकॉर्डिंग टू फेडरल गवर्नमेंट पॉलिसी या फेडरल इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो इसमें नंबर ए हमारे पास के यस, नंबर बी हमारे पास नो, नंबर सी है बोथ ए एंड बी, और नंबर डी हमारे पास नन ऑफ अबव। तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या बनता है, इसका राइट आंसर है हमारे पास ए कि यस, के प्रोक्योरमेंट एजेंसी ये राइट रखती है कि वो किसी भी नेशनल या लोकल सप्लायर को प्रेफरेंस दे सकती है, क्योंकि अगर वो इस बेस पे, उन्होंने इस बेस पे कि अगर उसकी जिस चीज़ को, जिस कंपनी को या जिस कंट्रैक्टर को वो प्रेफरेंस दे रही है तो उससे रिलेटेड जो है उसकी नीड फ्यूल हो रही है, मतलब उसको जो चीज़ें या ऑब्जेक्ट प्रोक्योर करनी थी वो उससे हो रही है, तो वो फिर उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देगी ना, बजाय उसके कि एक ऐसी कंपनी जिसके पास उसकी स्पेसिफिकेशन या उसके नीड के मुताबिक या रिक्वायरमेंट के मुताबिक चीज़ें नहीं हैं, वो इसको प्रेफरेंस नहीं देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हाउ मच सिक्योरिटी ए बिडर इज रिक्वायर्ड टू सबमिट टू प्रोक्योरिंग एजेंसी। कि एक बिडर ने बिडर सिक्योरिटी कितनी एक प्रोक्योरमेंट एजेंसी को जमा करवानी या सबमिट करवानी। तो ऑप्शन ए है कि 5% ऑफ बिड प्राइस, बी है हमारे पास 10% ऑफ बिड प्राइस, सी है हमारे पास 50% ऑफ बिड प्राइस, और डी है हमारे पास 3% ऑफ बिड प्राइस। ठीक है, इसमें से हमने राइट आंसर बताना है, तो इसका राइट आंसर हमारे पास बनता है ए कि किसी भी बिडर ने अगर बिड सिक्योरिटी सबमिट करवानी है एजेंसी को तो उसने 5% ऑफ बिड जो है वो जमा करवाना है, 5% ऑफ बिड प्राइस वो एजेंसी के पास जमा करवाना होता है। नेक्स्ट है कि व्हेन बिड शैल ओपन आफ्टर सबमिशन ऑफ बिड टू प्रोक्योरमेंट एजेंसी, के जब एक बिड सबमिट हो जाती है प्रोक्योरमेंट एजेंसी के पास तो वो कितनी देर के बाद या कितने टाइम पीरियड के बाद उसको हम ओपन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब प्रोक्योरमेंट एजेंसी ओपन कर सकती है। तो इसका टाइम लिमिट देखें अकॉर्डिंग टू रूल, ए है हमारे पास कि विद इन 20 मिनट्स, बी हमारे पास विद इन 30 मिनट्स, और विद इन 40 मिनट्स, और डी हमारे पास विद इन 60 मिनट्स। तो इसका राइट आंसर हमारे पास बनता है विद इन 30 मिनट्स, क्योंकि हाफ एंड आवर में हमने वो जो बिड हमने सबमिट की हुई है उसको हमने क्या करना है, ओपन करना होता है। उसमें जो भी बिडर्स होते हैं उनके नुमाइंदे या उनके रिप्रेजेंटेटिव जो है वो उसमें शामिल हो सकते हैं, और उन्हीं के सामने जो है वो बिड्स जो है वो ओपन की जाती है। उनके सामने ही तमाम बिड्स में जो भी प्राइसेस फिक्स होती है या जो भी प्राइस बिडर ने प्रेजेंट की होती है अपनी कोटेशन में, वो तमाम जो है उसी टाइम जो है अनाउंस भी की जाती है कि इस बिडर ने इस चीज़ की जितनी चीज़ जो है ये प्राइस नॉमिनेट की है, और वो फिर रिकॉर्ड की जाती है। तो ये इसका प्रोसीजर ये ऑलरेडी मैंने इन डिटेल अपनी वीडियोस में डिस्कस कर लिया, तो आप मेरे वीडियोस को विजिट कर सकते हैं, मेरे चैनल को विजिट करके उन वीडियो का देख सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन कि ऑल बिड्स सबमिटेड टू प्रोक्योरमेंट एजेंसी शैल ओपन इन द प्रेजेंस ऑफ दिस। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि अगर प्रोक्योरमेंट एजेंसी के बाद बिड सबमिट हो गया वो किसकी प्रेजेंस में ये खोली जाएंगी। तो नंबर ए हमारे पास गवर्नमेंट एजेंट, नंबर बी हमारे पास बिडर और देयर रिप्रेजेंटेटिव, नंबर सी हमारे पास सीनियर ऑडिटर, और नंबर डी हमारे पास बैंकर्स ऑफ बिडर। तो इसमें से राइट आंसर हमारे पास बनता है बिडर्स आर देयर रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, कि जब भी बिड ओपन होगी तो उसमें बिडर या उनके जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं वो उस ओपनिंग मेथड में जो है वो इन्वॉल्व होंगे। नेक्स्ट है ड्यूरिंग एवोल्यूशन ऑफ बिड विच रेट ऑफ एक्सचेंज शैल फॉलो प्रोक्योरमेंट एजेंसी। ठीक है, कि जब एवोल्यूशन ऑफ बिड हमने करनी है तो उस दिन जो है क्या कौन सा रेट फॉलो किया जाए, करेंसी रेट मतलब एक्सचेंज रेट कौन सा फॉलो किया जाएगा बाया प्रोक्योरमेंट एजेंसी। तो नंबर ए है हमारे पास के सेलिंग रेट स्पेसिफाइड बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, नंबर बी है हमारे पास के परचेज रेट स्पेसिफाइड बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, नंबर सी है हमारे पास जी परचेज रेट स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, और नंबर डी हमारे पास परचेज रेट स्पेसिफाइड बाय KSE। ठीक है, KSE से मुराद है कराची एक्सचेंज, कराची KSE के कराची स्कीम एक्सचेंज। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, KSE मतलब कराची स्टॉक एक्सचेंज। तो इन 4 ऑप्शन में से जो हमारे पास राइट आंसर है वो है ए कि प्रोक्योरमेंट एजेंसी ने जिस दिन एवोल्यूशन ऑफ बिड करनी है तो उसने जो रेट ऑफ एक्सचेंज फॉलो करना है वो करना है कि सेलिंग रेट स्पेसिफाइड बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान।
स्टेट बैंक का पक्ष ने जो भी सेलिंग रेट उस डे के लिए स्पेसिफाइड डे के लिए अगर जो अनाउंस करती है तो वो ही प्रोक्योरमेंट एजेंसी को फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि विच टाइप ऑफ क्लैरिफिकेशन ए प्रोक्योरमेंट एजेंसी शैल ऑब्टेन फ्रॉम बिडर आफ्टर ओपनिंग ऑफ बिड, के आफ्टर ओपनिंग ऑफ बिड प्रोक्योरमेंट एजेंसी जो है वो बिडर से किस किस्म की क्लैरिफिकेशन हासिल करती है या लेती है। तो उसमें नंबर ए है हमारे पास कि विच चेंज द सब्सटेंस ऑफ बिड, नंबर बी हमारे पास विच डज नॉट चेंज सब्सटेंस ऑफ बिड, नंबर सी है विच इफेक्ट द सब्सटेंस ऑफ बिड, नंबर डी है हमारे पास ऑल ऑफ अबव। तो इसमें से राइट आंसर हमारे पास जो बनता है वो है बी कि विच डज नॉट चेंज सब्सटेंस ऑफ बिड। प्रोक्योरमेंट एजेंसी जो है वो बिडर से आफ्टर ओपनिंग ऑफ बिड ये क्लेरिफिकेशन लेती है कि जो भी प्राइसेस या जो भी टर्म्स एंड कंडीशन आपने इसमें इस डेट को ओपनिंग वाले दिन जो भी अनाउंस हो चुकी हैं इस रेट से या इस सब्सटेंस से आपने जो है चेंज नहीं होना, ये क्लैरिफिकेशन लेते हैं प्रोक्योरमेंट एजेंसी बिडर से, ताकि वो बाद में जो है ना अपनी टर्म एंड कंडीशन या जो उन्होंने प्राइस अनाउंस किए वो तब्दील ना कर दे। तो आफ्टर ओपनिंग ऑफ बिड सबसे पहले प्रोक्योरमेंट एजेंसी करती जो समझो कि उसका फर्स्ट स्टांस यही होता है कि वो उस बिडर से क्लैरिफिकेशन ले ले कि वो जो है जो भी उसने प्राइस या टर्म एंड कंडीशन वो अपनी बिड की चेंज ना करे, ठीक है। व्हिच डज नॉट चेंज सब्सटेंस ऑफ बिड, ये इसका राइट आंसर है हमारे पास। नेक्स्ट है कि रिक्वेस्ट फॉर क्लेरिफिकेशन ऑफ बिड शैल बी, के रिक्वेस्ट फॉर क्लेरिफिकेशन ऑफ बिड जो है वो किस सूरत में होनी चाहिए, कि नंबर ए हमारे पास इन राइटिंग में होनी चाहिए, नंबर बी वर्बल, नंबर सी हमारे पास बोथ राइटिंग में वर्बल और नंबर डी है हमारे पास नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हमारे पास बनता है इन राइटिंग, के प्रोक्योरमेंट एजेंसी ने अगर कोई भी क्लेरिफिकेशन ऑफ बिड लेनी है या बिडर से अबाउट बिड तो उसने जो भी रिक्वेस्ट भेजनी है वो इन राइटिंग में भेजनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर ए प्रोक्योरमेंट एजेंसी शैल कंसीडर बिफोर इन्विटेशन ऑफ रीबिडिंग, के रीबिडिंग कॉल करने से पहले प्रोक्योरमेंट एजेंसी ने कौन कौन से फैक्टर्स को जो है वो मद्देनजर रखना है या उसको कंसीडर करना है। तो नंबर ए है हमारे पास असेस द रीजन फॉर रिजेक्शन, नंबर बी है हमारे पास स्पेसिफिकेशन फॉर प्रोक्योरमेंट शैल रिवाइज, नंबर सी हमारे पास एवोल्यूशन क्राइटेरिया शैल रिवाइज, नंबर डी है हमारे पास ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर बनता है हमारे पास कि ये तमाम चीज़ें जो है ये प्रोक्योरमेंट एजेंसी जो है कंसीडर करेगी बिफोर इन्विटेशन ऑफ रीबिडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि जी टाइम पीरियड इन विच अनाउंसमेंट ऑफ एवोल्यूशन रिपोर्ट शैल बी, के कितने टाइम पीरियड में जो है एवोल्यूशन रिपोर्ट की अनाउंसमेंट प्रोक्योरमेंट एजेंसी करेगी, तो वो कितने टाइम पीरियड में कर सकती है या उसे करनी चाहिए। तो नंबर ए है हमारे पास कि 10 डेज बिफोर अवार्ड ऑफ प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट, नंबर बी है हमारे पास 15 डेज बिफोर अवार्ड ऑफ प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट, नंबर सी है हमारे पास 20 डेज बिफोर अवार्ड ऑफ प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट, नंबर डी है हमारे पास 30 डेज बिफोर अवार्ड ऑफ प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट। और इसमें से हमारे पास जो राइट आंसर बनता है वो है हमारे पास बी ए के 10 डेज बिफोर जो है उसने प्रोक्योरमेंट एजेंसी ने जो है एवोल्यूशन रिपोर्ट को है जो अनाउंस करना है 10 डेज बिफोर अवार्ड ऑफ प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिड इन विच वन सिंगल इनवेलप शैल यूज इन विच सेपरेट फाइनेंशियल एंड टेक्निकल प्रपोजल कार्ड, ठीक है। ऐसी बिड जिसमें एक सिंगल इन्वेलप पे शामिल है और उसमें दोनों से फाइनेंशियल और टेक्निकल भी प्रपोजल इन्वॉल्व हैं, तो इसमें से कौन से हो सकते हैं। नंबर ए हमारे पास सिंगल स्टेट वन इन्वेलप प्रोसीजर, नंबर बी है हमारे पास सिंगल स्टेट वन इन्वेलप प्रोसीजर, नंबर सी हमारे पास सेपरेट फाइनेंशियल एंड टेक्निकल प्रपोजल्स, नंबर सी है हमारे पास डी है हमारे पास नन ऑफ अबव। तो इसका राइट आंसर हमारे पास बनता है ए सिंगल स्टेट वन इन्वेलप प्रोसीजर, क्योंकि इसमें वन इन्वेलप है और उसमें दोनों सेपरेट हुए फाइनेंशियल और टेक्निकल प्रपोजल, तो इसको हम कहते हैं सिंगल स्टेट वन इन्वेलप प्रोसीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिड इन विच वन सिंगल पैकेज इन्वॉल्व टू सेपरेट इन्वेलप्स इन विच सेपरेट इन्वेलप फॉर फाइनेंशियल एंड टेक्निकल प्रपोजल कार्ड, ठीक है। नंबर ए हमारे पास सिंगल स्टेज वन इन्वेलप प्रोसीजर, नंबर बी है हमारे पास सिंगल स्टेज टू इन्वेलप प्रोसीजर, नंबर सी है हमारे पास सेपरेट फाइनेंशियल एंड टेक्निकल प्रोसीजर्स, नंबर डी है हमारे पास जी नन ऑफ अबव। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मच परफॉर्मेंस गारंटी शैल डिमांड फ्रॉम सक्सेसफुल बिडर, कि प्रोक्योरमेंट एजेंसी जो है वो सक्सेसफुल बिडर से कितनी गारंटी जो है
परफॉर्मेंस गारंटी जो है वो कॉल करती है, यहाँ डिमांड करती है। तो ए ऑप्शन है हमारे पास शैल नॉट एक्सीड 10% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। नंबर बी हमारे पास शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। नंबर सी हमारे पास शैल नॉट एक्सीड 20% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। नंबर डी है हमारे पास शैल नॉट एक्सीड 5% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो इसमें से राइट आंसर है हमारे पास ए कि वो शैल नॉट एक्सीड 10% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कि प्रोक्योरमेंट एजेंसी जो है सक्सेसफुल बिडर से जो गारंटी लगी वो जो है वो 10% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से। एक क्वेश्चन है कि टाइम पीरियड अप टू विच प्रोक्योरमेंट एजेंसी इज रिक्वायर्ड टू कीप इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल अंटिल, ठीक है कि एक प्रोक्योरमेंट एजेंसी है वो कितने पीरियड तक जो है वो इंफॉर्मेशन जो उन्होंने बिडर से हासिल की हैं वो कॉन्फिडेंशियल रख सकती है। तो नंबर ए है हमारे पास कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट। नंबर बी है हमारे पास अनाउंसमेंट ऑफ प्रपोजल। नंबर सी है हमारे पास आफ्टर कमेंट्स अबाउट द प्रपोजल। नंबर डी है हमारे पास आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल बाय सप्लायर्स। और इसका हमारे पास जी राइट आंसर बनता है अनाउंसमेंट ऑफ प्रपोजल कि जब तक प्रपोजल की अनाउंसमेंट नहीं हो सकती तब तक प्रोक्योरमेंट एजेंसी जो है जितने भी बिडर से डॉक्यूमेंट हासिल किए वो उन इंफॉर्मेशन को जो है वो कॉन्फिडेंशियल ही रखेगी जब तक के अनाउंसमेंट ऑफ प्रपोजल नहीं हो जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द अल्टरनेटिव मेथड फॉर प्रोक्योरमेंट्स अदर देन बिड के बिड के अलावा कौन से अल्टरनेटिव मेथड है जिनके जरिए प्रोक्योरमेंट हो सकती है। तो अल्टरनेटिव मेथड से मैंने बताया कि ये रूल नंबर 42 डील करता है हमारे पास। इसमें मुख्तलिफ मेथड बताए हुए कि आपने परचेज कर सकते हैं पेटी आइटम्स के लिए रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, ठीक है, और भी इन एमरजेंसी में आप जो है कोई वो क्या कहते हैं प्रोक्योरमेंट निकाल कर सकते हैं। तो अल्टरनेटिव मेथड में नंबर 1 है हमारे पास के पेटी परचेज है। नंबर बी हमारे पास रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन है। और नंबर सी हमारे पास डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग है। नंबर डी है हमारे पास नेगोशिएटेड टेंडरिंग, ठीक है, ऑल। और नंबर ई है हमारे पास ऑल ऑफ अबव। तो अल्टरनेटिव मेथड्स में ये तमाम मेथड आते हैं। तो हमारे पास राइट आंसर हमारे पास बनता है ऑल ऑफ अबव। प्रोक्योरमेंट that is limit below 25,000 and shall be exempted from the requirement of bidding or quotation price called, ठीक है, ऐसी प्रोक्योरमेंट जिसकी 25,000 से लिमिट जो है वो कम है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं जी। अब इसकी लिमिट इंक्रीज हो चुकी है, 25,000 नहीं, अब इसकी है 100,000, ठीक है। तो पेटी परचेज नंबर ए है हमारे पास। नंबर बी हमारे पास रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। नंबर सी हमारे पास डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग। नंबर डी है हमारे पास नेगोशिएटेड टेंडरिंग। और नंबर ई है हमारे पास ऑल ऑफ अबव। तो इसका राइट आंसर हमारे पास बनता है पेटी परचेज, ठीक है, कि अगर हमारे पास 100 लिमिट हमारे पास है अप टू 100,000, 1 लाख तक अगर हमारे पास लिमिट है तो हम वो चीज़ जो है या वो ऑब्जेक्ट जो है वो पेटी परचेज के जरिए खरीद सकते हैं। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स कंडीशन आर रिक्वायर्ड फॉर रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन प्रोक्योरमेंट, ठीक है, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन प्रोक्योरमेंट के लिए कौन सी कंडीशन हैं। नंबर ए है हमारे पास कि कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट बिलो 100,000 रुपीज़। नंबर 2 है हमारे पास मिनिमम 3 कोटेशन हैव बीन ऑब्टेन्ड। नंबर सी हमारे पास ऑब्जेक्ट ऑफ परचेज फ्रॉम सप्लायर ऑफरिंग लोवेस्ट प्राइस। नंबर डी हमारे पास ऑल ऑफ अबव, ठीक है। तो कोटेशन के लिए मैंने बताया कि अगर हमारे पास लिमिट जो है कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट 100 बिलो नहीं होने चाहिए बल्कि इंक्रीज मोर देन 100 होनी चाहिए। नंबर 3 हमारे पास 3 कोटेशन होने चाहिए, ऑब्जेक्ट ऑफ परचेज होने चाहिए और ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका राइट आंसर हमारे पास बनता है जी डी, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है कि कॉस्ट ऑफ दी प्रोजेक्ट बिलो नहीं होनी बल्कि ये होनी चाहिए मोर देन 100,000 रुपये, ठीक है। तो ये बिलो की बजाय मोर देन 100,000 आपने इसको रीड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर रिक्वायर्ड फॉर रिक्वेस्ट फॉर डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोक्योरमेंट। डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोक्योरमेंट के लिए कौन कौन सी कंडीशनें हैं। नंबर ए है हमारे पास जी प्रोक्योरमेंट अबाउट एक्विजिशन ऑफ स्पेयर पार्ट्स आर सप्लीमेंट्री सर्विसेज। नंबर बी हमारे पास ओनली 1 मैन्युफैक्चरर और सप्लायर एग्जिस्ट। नंबर डी सी है हमारे पास इन केस ऑफ इमरजेंसी। नंबर डी हमारे पास ऑल ऑफ अबव। तो इसका राइट आंसर हमारे पास बनता है डी कि ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हैं डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोक्योरमेंट के लिए, ठीक है। डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोक्योरमेंट तभी हो सकते हैं कि जबकि हमारे पास स्पेयर पार्ट्स या सप्लीमेंट्री सर्विस जो है
वो हासिल करनी हो और वो किसी और के पास मार्केट में अवेलेबल नहीं हो, तो फिर हम डायरेक्ट कंटेक्ट उसी पर्सन से या उसी कंपनी से करेंगे, या बिडर से या सप्लायर से, जो जिसके पास ये तमाम चीज़ें मिल रही होती। ठीक है, यहाँ के एक ही मैन्युफैक्चरर हो या सप्लायर हो या और इन केस ऑफ एमरजेंसी। ठीक है, एमरजेंसी में जो है कोई भी आप मेथड अप्लाई कर सकते हो, उस टाइम फिर हमें कम्पिटेटिव बिडिंग में नहीं जाना पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर रिक्वायर्ड फॉर रिक्वेस्ट फॉर नेगोशिएटेड टेंडरिंग। नेगोशिएटेड टेंडरिंग के लिए कौन सी कंडीशनें फॉलो की जाती हैं। नंबर ए है हमारे पास, सप्लाईज इन्वॉल्व आर मैन्युफैक्चर्ड प्योरली फॉर सपोर्टिंग ए स्पेसिफिक पीस ऑफ रिसर्च। नंबर बी हमारे पास, टेक्निकल आर आर्टिस्टिक रीजंस। नंबर सी हमारे पास, इन केस ऑफ एक्सट्रीम इमरजेंसी। और नंबर डी हमारे पास, ऑल ऑफ अबव। तो इसमें से हमारे पास राइट आंसर बनता है ऑल ऑफ अबव। अगर ये तमाम कंडीशनें एग्जिस्ट करते हैं तब भी हम नेगोशिएटेड टेंडरिंग के लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें हमने याद रखनी है नेगोशिएटेड टेंडरिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास के, टाइम पीरियड इन विच पेमेंट टू सप्लायर्स एंड कंट्रैक्टर शैल मेड। कि कितने टाइम पीरियड में सप्लायर और कंट्रैक्टर को पेमेंट करनी चाहिए जब उनके साथ एग्रीमेंट हो जाता है या कंट्रैक्ट हो जाता है, तो कितने दिन में उनको पेमेंट करनी चाहिए। तो नंबर ए है हमारे पास विद इन 30 डेज। नंबर बी हमारे पास विद इन 20 डेज। नंबर सी है हमारे पास विद इन 10 डेज। नंबर डी है हमारे पास विद इन 60 डेज। और नंबर करेक्ट आंसर हमारे पास इसका बनता है ए, के विद इन 30 डेज में हमें पेमेंट करनी चाहिए। तो यहाँ पे एक मिस्टेक है, ये डी आपने कंसिडर नहीं करना बल्कि इसको आपने ए करना है कि विद इन 30 डेज जो है प्रोक्योरमेंट एजेंसी जिसके साथ उसने सप्लायर या कंट्रैक्टर का जो है कॉन्ट्रैक्ट हुआ या एग्रीमेंट हुआ, उसने 30 दिन के अंदर उसको पेमेंट करनी है। तो इसका राइट आंसर हमारे पास बनता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मच टाइम पीरियड प्रोक्योरमेंट एजेंसी शैल कीप रिकॉर्ड ऑफ ऑल प्रोसीडिंग्स एंड एसोसिएटेड डॉक्यूमेंट्स। के कितने टाइम पीरियड के लिए प्रोक्योरमेंट एजेंसी जो है ये तमाम प्रोसीडिंग्स एंड एसोसिएटेड डॉक्यूमेंट्स ऑफ बिड के जो है वो रखेगी अपने पास। ठीक, इसके टाइम पीरियड या उसकी लिमिट क्या है। नंबर ए हमारे पास के 5 ईयर्स। नंबर बी है हमारे पास 10 ईयर्स। नंबर सी हमारे पास 15 ईयर्स। नंबर डी हमारे पास 7 ईयर्स। तो इसका राइट आंसर हमारे पास बनता है ए, के 5 साल तक जो है प्रोक्योरमेंट एजेंसी जो है वो कोई भी जो जिस बिडिंग प्रोसेस में गई है तो उसका रिकॉर्ड जो है 5 ईयर्स के लिए वो रखेगी अपने पास। ठीक है, इनकी बिना रिकॉर्ड में रखेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये कि टाइम पीरियड इन विच सप्लायर और कंट्रैक्टर में फाइल रिटन कंप्लेंट अबाउट grievances related to procurement agency after the announcement of bid evaluation report। के बिड एवोल्यूशन रिपोर्ट के अनाउंसमेंट के कितने दिन बाद जो है कंट्रैक्टर अगर किसी प्रोक्योरमेंट एजेंसी के किसी भी फैसले से एग्रीड है, ठीक है ना, वो उसको एक्सेप्ट उसके फैसले या उसके डिसीजन को एक्सेप्ट नहीं करता, उसके खिलाफ कंप्लेन कितने पीरियड में कर सकता है आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ एवोल्यूशन ऑफ बिड। तो नंबर ए है हमारे पास विद इन 15 डेज। नंबर बी हमारे पास विद इन 10 डेज। नंबर सी हमारे पास विद इन 30 डेज। और नंबर डी है हमारे पास विद इन 15 डेज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारे पास बनता है ए, कि विद इन 15 डेज में जो है वो बिड अनाउंसमेंट के 15 डेज में जो है कंट्रैक्टर अपनी कंप्लेंट जो है या ग्रीवेंसेस जो है वो रिकॉर्ड करवा सकता है किसी प्रोक्योरमेंट एजेंसी के अगेंस्ट। दिस इज एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।